दोस्तों, ये खबर बड़ी है और जापान से है। इसका संबंध चीन और जापान के रिश्तों में लगातार आ रही तल्खी से है। खबर अमेरिका की एक कंपनी है प्लैनेट लैब्स, उसके हवाले से आई है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों ने इसको कैरी किया है, भारत के अखबारों ने भी, भारत के न्यूज चैनलों ने भी इसे अपने जो उनका जो प्राइम टाइम है, जो उनके जो मेन पेपर है, उसमें इसको पब्लिश किया है अखबारों ने। तो खबर ये है, प्लैनेट लैब्स के हवाले से ये खबर जो आई है, खबर ये है कि चीन ने अपने सिंजियांग प्रांत में, सिंजियांग उसका एक रेगिस्तान है, रेगिस्तानी इलाका है, उस प्रांत में चीन ने क्या किया, तो एक इमेज बनाई। एक इमेज से मेरा मतलब है कि उसने एक बिल्डिंग बनाई, एक रनवे बनाया, उस रनवे पे उसने एक विमान को खड़ा किया, विमान की आकृति को खड़ा किया, ढांचा बनाया विमान का, और उसको उसने अपनी मिसाइल से या किसी बॉम्ब वर्षक विमान से उसको एक सर्टेन रेंज से उसको ध्वस्त कर दिया। चीन ने जो ये काम किया वो उसने अपने सिंजियांग क्षेत्र में किया। इसको लेकर के दुनिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो प्लैनेट लैब्स के हवाले से जो खबर पब्लिश हुई है, वो खबर ये है कि जिस विमान की आकृति को ध्वस्त किया गया, जिस रनवे को ध्वस्त किया गया और जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, उसके ताल्लुकात जापान से है। जापान की तरह जापान में एक विमान, फाइटर जेट के रूप में जो विमान यूज हो रहा है, उसका नाम है E767 यानी E767 एवाक्स विमान है। एवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। उस विमान को की आकृति बनाई, यानी चीन ने ये दिखाना चाहा है कि ये जापान के किसी भी चीज़ को हम उसके फाइटर जेट को भी हम ध्वस्त कर सकते हैं घर बैठे हुए। और जापान को इस तरह से उसने एक चुनौती दी है, उसको एक हिदायत दिया है, उसको मतलब वार्निंग दिया है कि बेटा रेडी हो जाओ, मैं तुमसे कभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, प्लैनेट लैब्स के हवाले से जो खबर आई है, वो खबर ये है कि उसको लगभग मई में उसको बनाया गया था। उस ढांचे को बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मई में शुरू हुआ। और ये निक्केई एशिया की खबर है कि मई में उसने उस आकृति को पूरा बनाया, क्योंकि प्लैनेट लैब्स की जो सैटेलाइट है उसमें उसकी इमेज आ रही है। लेकिन 13 जुलाई को जब दोबारा उस जगह की आकृति, वो सैटेलाइट ने जब उसकी इमेज ली, तो वहाँ उसके सारे मलबे बिखरे पड़े थे, यानी किसके, उस एवाक्स विमान के, उस बिल्डिंग के, उस रनवे के। यानी मई में उसको बनाया, फिर उसको ध्वस्त किया। ये चीन का अपना परीक्षण था जापान के साथ युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर, जिससे उसने जापान को एक संदेश दिया है। दोस्तों, हालांकि ये भी कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स उसको किया गया, ये भी कहा गया है उधर जापान की जो सैन्य मतलब उस खबर का मतलब यह है कि चीन जापान के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं का लगातार विस्तार कर रहा है। दोस्तों, इसके संबंध में जो भी पब्लिश्ड हुआ है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, उस मलबे का भी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसकी इमेज भी आपको दूंगा, जिसको ये दिखाया गया है कि ये जापानी एवाक्स है जिसको ध्वस्त किया गया है चीनियों के द्वारा सिंजियांग में। लेकिन जापान के कुछ सैन्य अधिकारियों ने चीन की इस क्षमता को जो है नहीं माना है। खास करके जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ कियोफुमी इवाता ने कहा है कि हमें विमान के ढांचे पर कोई इम्पैक्ट साइन नहीं दिखा है। अक्सर जब कोई मिसाइल हमला करती है तो लक्ष्य पर उसके टकराने के बाद एक खास पैटर्न बन जाता है। जब ध्वस्त होता है वो, तो ध्वस्त होने का एक पैटर्न बनता है कि ध्वस्त हुआ है दिखता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने पर इस पर मिसाइल से हमला करने के बजाय ऐसा लगता है कि इसको आग लगाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन के परीक्षण के लिए ढांचे का इस्तेमाल किया था। हमले के बाद इस जगह को मलबों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, ऐसा उस निक्केई एशिया ने इसका दावा किया है। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। हम अब हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये खबर आपको देना नहीं था, ये खबर तो आपने पढ़ी होगी। दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि चीन का एक और फ्रंट खुला हुआ है जापान के साथ।
आपने देखा होगा कि जो मैकमोहन लाइन को लेकर के और जो हमारा नेफा जो अरुणाचल का इलाका है, जो उत्तर में उत्तराखंड से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का और अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, उस पर चीन सीमा विवाद कर रखा है और अक्सर हमारी सेना के साथ चीन की सेना की झड़प होती है। जबकि भारत ने कभी चीन की भैंस नहीं खोली, भारत ने चीन का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हर जगह भारत ने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका ने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका से उलझा हुआ है, यूरोपियन कंट्री से उलझा हुआ है। और आपको जानकर हैरत होगी कि वो रूस से भी उलझा हुआ है। रूस के एक द्वीप को लेकर के अभी तो चूंकि चीन की मजबूरी है, वो सारे फ्रंट नहीं खोल सकता, लेकिन रूस से भी उसका टकराव ज़्यादा है। लेकिन अब हम जापान की बात करते हैं। जापान के साथ चीन का बहुत पुराना और 36 का आंकड़ा है, और ये जो है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चीन के जापान के शासकों ने चीन के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया था। जिस तरह से यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस अपने आप को विस्तार में लगा हुआ था पूरी दुनिया में, उसी तरह से एशिया का एकमात्र कंट्री जापान था जो साम्राज्यवादी ताकतों के साथ होड़ में शामिल था। और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के बाद वो चीन को आधा जीत लिया था, मंचूरिया को जीत लिया था। और फिर 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ पहले जापान ने क्या किया कि चीन के सारे शहरों को जीतता हुआ उसने क्या किया कि मंचूरिया जीतने के बाद उसने अपने अधिकार को और बढ़ाया, और उसने चीन के जापान ने चहर और सुई यू नान पर अधिकार कर लिया। उसके बाद शांसी पहुंचा, उनसे शांसी पर कब्जा कर लिया। फिर जापान की सेना नानकिंग पहुंची। 9 दिसंबर 1937 को चीनी सैनिकों ने नानकिंग में जापानी सैनिकों ने चीन के सैनिकों से लड़ाई लड़ी और चीन के सैनिकों को हरा दिया। उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण जब चीन के सैनिकों ने नहीं किया तो उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने जब घुटने टेकने से मना कर दिया तो जापानी सैनिकों ने वहाँ भयंकर कत्लेआम किया, बड़ी संख्या में बलात्कार किए, हत्या की, लूट की, आगजनी की। यहाँ तक कि उस समय जब उसने नानकिंग को कब्जाया जापान के सैनिकों ने, तो टोक्यो बेस्ड अखबार ने एक खेल का नमूना पेश किया अखबार के माध्यम से। उसने दिखाया कि जापान के सैन्य अधिकारियों को टास्क दिया कि कौन कितने चीनियों को मार सकता है। तो जापान की सेना उस खेल को खेलने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए क्या करते थे, तो किसी मैदान में चीनियों का हाथ पैर बांध करके बिठा देते थे और जापान के सैन्य अधिकारी घोड़े पर सवार होकर दौड़ते थे। हाथ में नंगी तलवारें होती थी और चीन के लोगों की गर्दन काटते हुए चलते थे। और ये था कि एक जापानी सैन्य अधिकारी को कम से कम 100 चीनियों की गर्दनें काटनी है, और वो काटते थे। बाद में इसका टास्क को बढ़ा करके 100 से 150 कर दिया गया था, और ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ था चीन में। और उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय चीन के अंदर क्या था कि 1928 में संजात सिंह के बाद चीन पर जो उसमें की कुमतांग पार्टी की सरकार थी, तो कुमतांग पार्टी 2 धड़े में बट गई थी। एक धड़ा जो है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार को लाना चाह रहा था, जिसका रसिया सपोर्ट कर रहा था। दूसरा धड़ा जो है कुमतांग पार्टी के नेता थे चांग काय शेक, उनके नेतृत्व में वो यथास्थिति बनाए रखना चाह रहा था। वो माओ त्से तुंग की सरकार को, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंक करके उसे नेस्तनाबूद करना चाहता था। तो उस समय में जब दोनों दल लड़ रहे थे, दोनों दलों ने अपनी सैनिकें बना ली थी। चीन की कुमितांग पार्टी के पास वहाँ की जो राष्ट्रीय सैनिक थी, और माओ त्से तुंग ने लाल सेना बनाई थी। तो उनकी जब लड़ाई हो रही थी तो जापान ने पूरा चीन को जीतना शुरू कर दिया था। जापानियों से गलती ये हो गई कि 1941 में उन्होंने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का एक समुद्री पोत था, उस पर आक्रमण कर दिया। और जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, उसके बाद जापान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में कूदना पड़ा। और फिर अमेरिका ने जापान
के साथ लड़ाई लड़ी। उधर रूस ने भी जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रूस ने मंचूरिया जीता, जापानियों को भगाया वहाँ से। अमेरिका ने 1945 में अगस्त में उन्होंने अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी सेना ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी को बम से, परमाणु बम से ध्वस्त कर दिया। तब जाकर के जापान के होश ठिकाने आए, यानी उनकी जो साम्राज्यवादी विस्तार की जो भूख थी वो खत्म हुई। और उसके बाद जापान सरेंडर किया और चीनियों की जान बची। चीन में जो जापानी सेना का उत्पीड़न हो रहा था वो खत्म हुआ और उसके बाद स्थिति संभली। और तभी दोस्तों उस समय जापान के हिस्से में ताइवान था, और जब जापान हारा तो उसने अपनी पूरी जो उसकी जो मिल्कियत थी चीन की क्षेत्र में, उसने लाल सेना को, यानी को उस समय साम्यवादी सरकार को हस्तांतरित किया था। और तब उससे पहले चांग कैशेक के नेतृत्व में कुमिंतांग पार्टी भागकर ताइवान चले गए थे, जो मेनलैंड से दूर था। तो इसलिए चीन का कहना है, जब जापान से हमने सब कुछ हासिल किया था, जापान ने सारा कुछ हमको हस्तांतरित किया था अमेरिका और रूस के दबाव में, तो ताइवान भी हमारे हस्तांतरण में आया था, क्योंकि पहले जापान का कब्जा था उस पे, ताइवान पे। और उसी दौरान यहाँ से मेनलैंड से मांग करके कुमिंतांग वाले ताइवान गए थे, तो वो ताइवान को चीन अब भी अपना मान रहा है। दोस्तों हमारा मकसद ये अलग है, ये अलग मुद्दा है जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरा मुद्दा ये था कि जब चीन की सेना, चीन की जनता को उत्पीड़न से बचाने वाले, बलात्कार से बचाने वाले नानकिंग में वहाँ की जापानी सैनिकों ने 80,000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, ऐसा कहा जाता है। एरिस चैन नाम की एक महिला ने एक लिखी थी। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था जापानियों द्वारा चीन में किए गए नरसंहार का। दोस्तों उसमें जो है आयरिस चैंग उसका नाम था, उन्होंने किताब लिखी थी द रेप ऑफ नॉनकिंग सिटी। उन्होंने लिखा था कि 80,000 जापानी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसमें से अधिकांश के जो हैं ब्रेस्ट काट दिए गए और उसको कील से उसको दीवार पर लटका दिया गया। इतना बलात्कार हुआ था, इतना नरसंहार हुआ था। और यहाँ तक कि जापानी सैनिकों ने पिताओं को अपनी बेटियों से और बेटों को अपनी माँ के साथ बलात्कार करने को मजबूर किया था। ये उस किताब का अंश है। और उस किताब की लेखक ने बाद में, की लेखिका ने, आयरिस चैंग ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि जापान इस कहानी को नहीं मानता है, जापानी सरकार नहीं मानती है। जापान की सरकार ने इस घटना को लेकर माफ़ी भी नहीं मांगी। उसका कहना है कि इतने लाखों लोगों का जो कि हत्या का आरोप और बलात्कार का आरोप जो लगाया गया उनके ऊपर, वो झूठ है, गलत है, अतिशयोक्ति भरा हुआ है। इसलिए जापान के सेना ने आज तक, जापान की सरकार ने इस विधा पर माफ़ी नहीं मांगी है। बहरहाल हमारा कहना यह है कि जब चीन को उत्पीड़न से बचाने के बावजूद अमेरिका के साथ चीन टक्कर ले सकता है, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और उसी युद्ध के दौरान भारत ने डॉक्टर कोटनिस के नेतृत्व में एक डॉक्टरों का दल भेजा था चीन, जहां पर भारत के डॉक्टरों ने बहुत चीनियों की जान बचाई थी, सैनिकों की जान बचाई थी, बहुत ज़्यादा सेवा की थी वहां पर। फिर भी वो भारत उन चीज़ों को भूल गया, भारत से लड़ रहा है, भारत की सीमा में दखल कर रहा है। तो दोस्तों जापान ने चीन के साथ ऐसा कभी कोई मदद हेल्प नहीं किया है, बल्कि नॉनकिंग नरसंहार का, नॉनकिंग रेप कांड का आरोप जापान के ऊपर है, जिसे चीन अब तक भुला नहीं है। और दोस्तों ये अलग बात है कि जापान चीन अमेरिका के ये में है, सुरक्षा में है, क्योंकि अगर जापान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका को उसे बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। इसलिए चीन अब तक जापान को छोड़ रखा है। लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा, जिस तरह से वो ताइवान में मौके का इंतजार कर रहा है, वो जापान के लिए भी मौके का इंतजार कर रहा है। और ये यकीन मानिए कि जापान के साथ चीन कोई न कोई युद्ध निकट भविष्य में जरूर लड़ेगा, और वो युद्ध दुनिया का सबसे विभत्स युद्ध होगा। ये इतिहास की जो सच्चाइयाँ हैं, इतिहास की जो घटनाएं हैं, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ, आप भी उम्मीद करिए कि ऐसी कोई घटना बाद में ना हो, लेकिन इतना तय है कि चीन अपने साथ किए गए बर्ताव को कभी भूलता नहीं है और वो उसका जवाब जरूर देता है। दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपको उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।